हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन। दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन का आपका दूसरा भाग है। यदि आप पहले भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण एवं काल विभाजन के पहले भाग में पढ़ा था गारसादत्त तासी को, जिन्होंने प्रथम बार इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया था। और इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है इस्तेवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। इन्होंने क्या किया, वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कोई भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके आते हैं शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज। इन्होंने भी वर्णानुक्रमी पद्धति का उपयोग किया है और इन्होंने भी कोई भी काल विभाजन नहीं किया है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपके आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनका इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इन्होंने क्या किया, पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया और 11 अध्यायों में इन्होंने अपने काल विभाजन किया है। ठीक है। लेकिन विद्वानों ने इनका बड़ा ही आलोचना किया है कि कहा है कि इनके जो काल विभाजन है उसमें वैज्ञानिकता का अभाव है और इनके जो अध्याय है, इतनी अधिक संख्या है इनकी अध्यायों की, तो इसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है। और आपके चौथे नंबर पे तब आते हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने लिखा है मिश्र बंधु विनोद, और इन्होंने 5 भागों में काल विभाजन किया है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद से हम पढ़े थे 5वें नंबर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इन्होंने जो काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को वो 4 भागों में किया है। ठीक है। और एक बात और है इनका, इन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति को पहली बार प्रयोग किया है। ठीक है। तो इन्होंने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है। तो यहीं तक हम लोगों ने पहले भाग के वीडियो में पढ़ा था। अब यह आपका दूसरा भाग है, इसमें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से पढ़ेंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या नामकरण किया एवं काल विभाजन किया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हम जब भी आपको कोई भी वीडियो आपसे रिलेटेड बना रहे हैं तो आप सीधे आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास का एकदम व्यवस्थित क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको यदि अध्ययन करना है व्यवस्थित क्रम से तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण एवं काल विभाजन के इस दूसरे भाग को। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण एवं काल विभाजन में हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक, जो 5वें नंबर पे था। ठीक है। और 6वें नंबर के जो विद्वान हैं उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को 3 भागों में लिखा है। पहला है इनका हिंदी साहित्य की भूमिका, और दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, और तीसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो इन्होंने 3 भागों में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या काल विभाजन किया है। ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया है। तो पहला इन्होंने आदिकाल नाम रखा है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं। तो ठीक है। तो इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी तक माना है। तो देखिए ध्यान में रखना ये कि ईस्वी सन में इन्होंने विभक्त किया है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो विक्रमी संवत में विभक्त करते हैं। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक। और इन्होंने भक्तिकाल नाम रखा, जिसको इन्होंने 1400 से 1700 ईस्वी तक माना है। ठीक है। और उसके बाद से रीतिकाल नाम रखा, जिसे 1700 से 1900 ईस्वी तक इन्होंने माना है। और
चौथा है जो वो आधुनिक काल है, जिसे 1900 से आगे या अब तक माना गया है। ठीक है, तो इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 4 भागों में विभक्त किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। और पहले का नाम रखा है आदिकाल, जो 1000 से 1400 ईस्वी तक रहा, और दूसरे का नाम रखा है भक्तिकाल, जो 1400 से 1700 ईस्वी तक रहा है, और तीसरे का नाम रखा रीतिकाल, जो 1700 से 1900 ईस्वी तक रखा है। ठीक है, और चौथा जो है आधुनिक काल, वो 1900 से आगे या अब तक है। ठीक है, इन्होंने ऐसा माना है। अब आपके जो आते हैं 7वें नंबर पे जो विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्हें देखते हैं। आचार्य जो राम कुमार वर्मा है उनको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये 7वें नंबर के विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है 5 भागों में। ठीक है, तो उसे देखते हैं हम। तो देखिए इन्होंने पहले भाग का नाम लिखा संधि काल। ठीक है, ये 750 से 1000 विक्रमी संवत तक इन्होंने माना है। ठीक है, और दूसरा जो है वह चारण काल इन्होंने रखा, जो 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक इन्होंने माना है। और जो तीसरा है उसे इन्होंने नाम रखा है भक्ति काल, जो 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना गया है। और जो चौथा है वह रीतिकाल रखा है, जिसे इन्होंने 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना है। और जो 5वां है वह है आधुनिक काल, जिसे 1900 से अब तक माना गया है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन किया है, जो 5 भागों में विभक्त है। पहले का नाम है संधि काल, जो 750 से 1000 विक्रमी संवत तक है। और दूसरे का नाम है चारण काल, जो 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक है। और तीसरे का नाम है भक्ति काल, जो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक है। ठीक है, और जो चौथे का नाम है रीतिकाल, वह आपका 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक इन्होंने माना है। और 5वां का जो है वह आधुनिक काल है, जो 1900 से अब तक माना गया है। ठीक है, इनके विषय में थोड़ा सा एक नोट है जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको बता दे रहे हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह नामकरण जो रखे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण जो इन्होंने किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो रचना के आधार पे किया है। ठीक है, रचना की क्या प्रवृत्तियां रही उसके आधार पे। किंतु जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वो रचनाकार के आधार पर इन्होंने नामकरण किया है। ठीक है, और जो आपका संधि काल है और वीरगाथा काल है, इसमें कोई अंतर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो वीरगाथा काल है उसमें वीरगाथा लिखा जाता था, जो चारण कवि लिखते थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि संधि काल और चारण काल इन्होंने वीरगाथा काल को या आदि काल को ही कहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे चारण काल है वह वीरगाथा काल में, चारण काल और वीरगाथा काल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें वीरगाथाओं के रचनाएं हैं। ठीक है, जैसे वीरगाथा वो की जो रचनाएं हुई थी, वो जो रचयिता है इसके उनको चारण कहा जाता है। ठीक है, जैसे चारण जो है वो राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वीरगाथा का वर्णन करते थे, तो इसी आधार पे इसे चारण काल माना जाता है। ठीक है, चारण कहते थे, और इन्होंने क्या किया है, चारण काल रखा है नाम। तो वीरगाथा में और चारण काल में कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, और संधि काल में भी इन्होंने क्या किया है कि अपभ्रंश के रचनाओं को इन्होंने रखा है। ठीक है, आप इसे बस ध्यान में रखिएगा। और आपके आते हैं अब 8वें नंबर के जो विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, उन्हें देखते हैं। देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखा है और उसके नामकरण एवं काल विभाजन भी किया है इन्होंने। ठीक है, तो इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और इन्होंने 3 भागों में इसे विभक्त किया है। पहला प्रारंभिक काल, जो इन्होंने 1100 से
84 से 1350 ईस्वी तक माना है। ठीक है, इन्होंने ईस्वी में विभक्त किया है, इसे ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने क्या किया, दूसरे का नाम रखा मध्यकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल इन्होंने नाम दिया है। तो पूर्व मध्यकाल इन्होंने 1350 से 1500 ईस्वी तक माना है, और जो उत्तर मध्यकाल है इन्होंने उसे 1500 से 1857 ईस्वी तक इन्होंने माना है। ठीक है, और जो आधुनिक काल है उसे इन्होंने माना है 1857 से 1965 ईस्वी तक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 3 भागों में इसे विभक्त किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, प्रारंभिक काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। और इन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में और विभक्त कर दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और 1884 से 1350 ईस्वी तक इन्होंने प्रारंभिक काल को माना, और मध्यकाल में जो पूर्व मध्यकाल है उसे 1350 से 1500 ईस्वी तक माना इन्होंने, और जो उत्तर मध्यकाल है उसे इन्होंने 1500 से 1857 ईस्वी तक माना है। ठीक है, और आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से 1965 ईस्वी तक इन्होंने माना है। ठीक है, इतना इनके विषय में ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो इनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वह इनका 1965 ईस्वी में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको बस ध्यान में रखना है। दोस्तों, इस प्रकार आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन समाप्त होता है। ठीक है, और हम हिंदी साहित्य के इतिहास का एकदम व्यवस्थित क्रम से अध्ययन कर रहे हैं, और अगले वीडियो में हम आदिकाल के विषय में पढ़ेंगे कि आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं या उसकी क्या परिस्थितियां रही उस समय की आदिकाल में। इन सभी विषयों पर हम अध्ययन करेंगे, और इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। ठीक है, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके भी बताएं। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।